हेलो दोस्तों, मैं आलोक सर, सम्राट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए आज ये यूपी टेट में जो आपको पिछली क्लास में हम साइंस की चर्चा किए थे, भोजन के अंतर्गत आपको हम विटामिन चैप्टर पढ़ाए थे। उसमें आज दूसरे चैप्टर की बात की जाएगी। चैप्टर है जिस आपका टॉपिक का नाम है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को। देखिए कुछ सामान्य जानकारी कार्बोहाइड्रेट से देखेंगे। अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक संबंधी दो संबंधी एक के अनुपात में मिला दिया जाए, एक संबंधी दो संबंधी एक, अगर एक संबंधी दो संबंधी एक के अनुपात में अगर मिला देते हैं तो इससे मिलकर आपका कार्बोहाइड्रेट बने। आइए एक और तरीका से इसको देखते हैं। मान लीजिए कार्बन है और इसके साथ आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कार्बन प्लस जल। याद रखिएगा, कार्बन और प्लस आपका क्या, जल। ठीक है, कार्बन प्लस जल। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, अगर कार्बन प्लस जल को देखा जाएगा तो ये आपका कार्बन हो गया, ये आपका जल हो गया। ठीक, कार्बन और जल से मिलकर आपका कार्बोहाइड्रेट बनेगा। क्या बनेगा बताइएगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। क्लियर, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अब देखिए इसी का, कार्बन में कितने अणु हैं? एक है। हाइड्रोजन में कितने हैं? दो है। ऑक्सीजन में कितने हैं? एक है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, अगली पॉइंट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन से बताइएगा, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होती है कि नहीं होती है? एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि हिंता जन्य रोगों से रक्षा करता है। ठीक, ऑप्शन उसमें डाला था आपका कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और आपका जो है वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। ठीक, मान लीजिए ग्लूकोज ले लीजिए, कौन सा सही होगा इसमें? तो याद रखिएगा, जब हिंता जन्य रोगों की बात करेगा तो रोग की ही बात कर रहा है, अर्थात उसमें विटामिन आपकी ऑप्शन सही होंगे। तो विटामिन से ऊर्जा हमको नहीं प्राप्त होगी, बल्कि विटामिन जो है शरीर की रोगों से रक्षा करेगा। एक तो विटामिन, दूसरा आपका मिनरल्स भी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को रतौंधी हुई है और उसको हम विटामिन ए का टेबलेट दे रहे हैं, तो क्या उसकी रतौंधी बीमारी सही होगी कि उसको विटामिन ए की टेबलेट खाने से एनर्जी मिलेगी? तो उसकी बीमारी सही होगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हिंता जन्य रोगों से रक्षा कौन करता है? तो विटामिन करती है। ठीक? और आप विटामिन से आपको किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली। आइए अब देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट को आगे जब देखेंगे तो कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? ठीक है, इसको कौन पचाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की बात करेंगे, एमाइलोस्फिन करेगी, एमाइलो एस एमाइलोएप्सिन, एमाइलोएप्सिन, एप्सिन। ठीक है, एमाइलोएप्सिन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा? पाचन होगा। लेकिन अगर हम चर्चा कर दें कि मुंह में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके माउथ में कौन करता है? ध्यान देखिए, आपके मुख में, माउथ में, ठीक है, यानी मुख गुहा में 4 ठो एंजाइम पाई जाएगी। अगर ग्लैंड की बात करेगा तो 3 ग्लैंड पाई जाएगी, लेकिन एंजाइम आपके मुख गुहा में कितनी पाई जाएगी? तो एक आपकी एंजाइम होगी टाइलिन, लार में पाई जाएगी।
दूसरी आपकी एंजाइम होगी डाइस्टेज। दूसरी एंजाइम क्या होगी बताइएगा? डाइस्टेज होगी, ठीक है। तीसरी जब एंजाइम की बात करेंगे, तो तीसरी एंजाइम आपकी हो जाएगी, यहाँ एक और एंजाइम होगी लाइसोजाइम, जाइम एंजाइम होगी। एक एंजाइम होगी आपकी म्यूकस एंजाइम। ध्यान से देखते रहे चलिएगा, ठीक है। म्यूकस, देखिए इसमें आपके जो स्लेवरी ग्लैंड है, ठीक है, जो आपकी लार ग्रंथियां हैं, ठीक है, लार ग्रंथियां तो 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन आपकी जो लार ग्रंथि है, उन लार ग्रंथियों से टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस और लाइसोजाइम एंजाइम निकलेगी। याद रखिएगा, एंजाइम, हार्मोन अलग होता है, एंजाइम अलग होता है, ठीक। तो जो टाइलिन एंजाइम है, यह भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। जैसे आपने रोटी खाया, तो रोटी का आंशिक पाचन आपके लार में पाई जाने वाली टाइलिन एंजाइम ऑलरेडी कर लेगी, ठीक है। आपने चावल खाया, तो उसका पाचन आपका जो है टाइलिन एंजाइम आंशिक पाचन कर लेगी, ठीक है। जबकि आपका पूर्ण पाचन जाके आपके छोटी आंत में होगा और छोटी आंत के इलियम भाग में। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा और आंशिक पाचन आपका हो रहा है, वो आपके मुंह गुआ में ही हो जाएगा। क्लियर है? तो टाइलिन एक तो आपको कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगी, ठीक। एक कार्बोहाइड्रेट के काइंड्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्टार्च, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के काइंड्स हैं जिसको बोलते हैं स्टार्च, ठीक। अब स्टार्च की क्या कहानी है? तो आपने सुना होगा कि चावल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, आलू कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, और चावल और आलू दोनों में स्टार्च पाए जाते हैं, ठीक। तो स्टार्च टाइप का जो कार्बोहाइड्रेट होगा, काइंड्स होगा, उसका पाचन कौन करेगा? डाइस्टेज, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट एक तो एमाइलो एसिड के द्वारा होता है। आपके मुख में अगर पाचन देखें, तो किसके द्वारा आपके मुख में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाएगा? टाइलिन एंजाइम के द्वारा। और आपका डाइस्टेज, ठीक है। म्यूकस एंजाइम क्या है? ये भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करती है, ठीक। और म्यूकस के कारण ही, म्यूकस एंजाइम के कारण ही आपके जीभ पर म्यूकस का लेप रहता है, जिससे आपकी जीभ गीली रहती है, ठीक। और लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या है? अगर आपके मुख में भोज्य पदार्थ के साथ कोई बैक्टीरिया चली जाए, ठीक? तो आपका लाइसोजाइम जो है उस बैक्टीरिया को मारने का कार्य कर, क्लियर? लेकिन अगर मान लीजिए लाइसोजाइम उस भोज्य पदार्थ में उपस्थित बैक्टीरिया को नहीं मार पाई, तब आपके अमाशय में, स्टोमक में एक एसिड होती है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, और वह एसिड होती है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर। तो जब देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है तो कौन करेगा बताइएगा? एमाइलो एसिड करेगी, ये भी एक प्रकार के आपके एंजाइम है। लेकिन माउथ में कौन करेगा? तो आपका टाइलिन करेगी, डाइस्टेज म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाएगी, लाइसोजाइम बैक्टीरिया भोजन में उपस्थित आपको बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाचन कौन करेगा, तो ये यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब आगे जब देखा जाएगा, तो अब सवाल ये उठा कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो याद रखिएगा, ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज में, ठीक। और ग्लूकोज आपके बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। आगे ये सब मिलने वाले हैं, ठीक, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन, याद रखिएगा, ग्लाइकोजन, ठीक। अब देखिए, यहाँ जो मैंने कार्बोहाइड्रेट का नाम लिया, ठीक है, ये ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जो ये ग्लूकोज है, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये जो आपके ग्लाइकोजन है, ये भी आपके एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है। तो ग्लू देखिए, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा किसमें, बदलेगा किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज किसमें बदलेगा? ग्लाइकोजन में, ठीक। और ये जो ग्लाइकोजन होता है, यही आपके एनिमल का स्टोर फूड होता है। यानी आप जंतु की जब बात करेंगे, तो ये जंतु का क्या होता है? संचित भोजन होता है, ठीक है, स्टोर फूड। जंतु का संचित भोजन कौन हो जाएगा आपका? ग्लाइकोजन होगा, ठीक। लेकिन अगर यही बात कर दें कि प्लांट्स कोई अगर ग्लूकोज को लेते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट करेगा? तो जो सन है, सूरज है, ठीक है, इससे आपको लाइट एनर्जी मिलेगी, सौर ऊर्जा मिलेगी। और सौर ऊर्जा जैसे ही प्लांट के पत्तियों पर आएगा, पौधों के जैसे लीव्स पर, पत्तियों पर आता है, इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको कहते हैं हरित लवक।
हरित लवक, ठीक है, क्या बोलते हैं, हरित लवक। और हरित लवक में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित। ध्यान से सुनते चलिएगा, क्लोरोफिल इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पर्णहरित, पर्णहरित। ध्यान से सुनते रहिए, ठीक। तो हरित लवक इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बताइएगा, क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये आपकी इसमें पिगमेंट है, वर्णक है आपका क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित कहते हैं। तो जैसे ही लाइट एनर्जी सूर्य के प्रकाश से आपको मिलती है और पत्तियों पर जैसे ही पड़ती है, इसमें उपस्थित जो क्लोरोफिल है, ठीक है, कौन है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है केमिकल एनर्जी में, यानी केमिकल एनर्जी यानी आपका ग्लूकोज, ठीक है, केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज। तो प्लांट्स में लीव जो है इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगी, यानी ग्लूकोज में बदलती है। तो यहाँ प्लांट में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा स्टार्च में कन्वर्ट होता है। इसमें कन्वर्ट होगा स्टार्च में, और स्टार्च भी आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। तो यहाँ देखिए, जब हम एनिमल की बात कर रहे थे, तो एनिमल अगर कार्बोहाइड्रेट लेता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ये ग्लूकोज कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ग्लाइकोजन में हो जाएगा। और ग्लाइकोजन में हो जाएगा तो एनिमल यानी जंतु का संचित भोजन आपका क्या हो जाएगा, तो ग्लाइकोजन हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर कोई प्लांट जब लाइट एनर्जी को लेता है, ठीक, और पौधा कोई लेगा, तो इसकी लीव्स में जो पाई जाने वाली क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, ये कन्वर्ट कर देती है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि जंतुओं का संचित भोजन क्या है आपका, ग्लाइकोजन। क्लियर। तो जब जंतुओं का भोजन आपका संचित भोजन ग्लाइकोजन है, तो याद रखिएगा जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, यहाँ याद रखिएगा जंतु का संचित भोजन, ठीक है। और जो प्लांट्स है, पौधों का संचित भोजन। तो पौधों का जो संचित भोजन होगा, याद रखिएगा कौन हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। और आगे ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट के काइंड्स में मिलेंगे, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट एनिमल में अगर होगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, और ग्लाइकोजन को एनिमल का स्टोर फूड कहते हैं, यानी जंतु का संचित भोजन। लेकिन अगर कोई प्लांट्स है तो उसमें पत्ती जो है आपका क्या करेगी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, यानी ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में जब कन्वर्ट करेगी तो ग्लूकोज यहाँ पर कन्वर्ट होगा स्टार्च में, और स्टार्च आपके पौधों का संचित, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये आप सभी देख रहे हैं, जो भी ग्लूकोज देख रहे हैं, ग्लाइकोजन देख रहे हैं, स्टार्च देख रहे हैं, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण होंगे। क्लियर, काइंड्स होंगे, उसके प्रकार होंगे। आगे चर्चा करेंगे उस। आइए आगे देखते हैं। अब सवाल ये उठा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, इसके सोर्स कौन-कौन से हैं? स्रोत कौन-कौन से हैं कार्बोहाइड्रेट के? ठीक है, तो रोटी हो जाएगा, चावल हो जाएगा, ठीक है, आलू हो जाएगा। अभी मैंने नाम लिया, रोटी, चावल, आलू, ठीक है। फिर केला हो जाएगा, याद रखिएगा केला कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होगा, ठीक है। फिर उसके बाद पका हुआ आम हो जाएगा, ठीक, पका हुआ आम। तो यहाँ रोटी, चावल, आलू, केला और पके हुए आम आपके किसके स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट के। मैं चर्चा कर रहा हूँ पके हुए आम की। अगर मैं बात कर दूँ कि कच्चा आम है, तब याद रखिएगा उससे विटामिन सी मिलेगी, उससे आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, ठीक है। उससे विटामिन मिलेगी आपको, विटामिन सी। लेकिन अगर पका हुआ आम है, तो पके हुए आम से आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और जब पका आम आप लेंगे कार्बोहाइड्रेट के रूप में, तो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक। तो ये आपका कंडीशन यहाँ पे बनाता है, ठीक। तो स्रोत क्या हो जाएगा? रोटी, चावल, आलू, गेहूँ, आम, बाजरा भी कह सकते हैं, बाजरा, ठीक है। बाजरा, बाजरा भी आपका इसी में आ जाएगा, बाजरा, ठीक। ये सब आप किसके स्रोत हो जाएँगे बताइएगा? आपके कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हो जाएँगे, ठीक? तो कुछ नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होगा?
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को एक संबंधित दो संबंधित एक के अनुपात में मिला दीजिए, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। अगर ये नहीं बात समझ में आई तो यहाँ कार्बन और जल को मिला दीजिए, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। देखिए कार्बन प्लस H2O, कार्बन के एक अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया। ठीक, फिर कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। तो क्या तुरंत कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो ऊर्जा प्राप्त होगा क्या? नहीं, कार्बोहाइड्रेट जब तक ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा आपको तुरंत ऊर्जा नहीं मिलेगी। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई धावक है और उस धावक को त्वरित एनर्जी की जरूरत है, तो क्या उसको कार्बोहाइड्रेट देना अच्छा हुआ ग्लूकोज? तो याद रखिएगा, जब कोई धावक है और उस धावक को त्वरित एनर्जी यानी शीघ्र एनर्जी चाहिए, ठीक है, तब उसे तुरंत देना क्या पड़ेगा? ग्लूकोज। क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट देंगे, जैसे मान लीजिए कोई धावक है, उसको आपने केला खिलाया, तो केला जब खिलाया आपने तो कार्बोहाइड्रेट उसको मिला, और कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, तब जाके उसको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और जबकि अगर धावक को तुरंत त्वरित एनर्जी की जरूरत है तो उसको या तो कोई ग्लूकोज दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोई धावक है, उसको त्वरित एनर्जी की जरूरत है, तो उसको क्या देंगे? तो ग्लूकोज देंगे। ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं। तो केला हो गया, जिसमें आपको ज्यादा एग्जाम में केला को लेकर चलता है। ठीक, लेकिन मैं अगर ये बात कर दूं कि अंगूर से आपको क्या प्राप्त होता है? अंगूर, तब क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, अंगूर से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के काइंड्स मिलेंगे, उससे आपको डायरेक्ट ग्लूकोज प्राप्त होगा। ठीक है, जबकि आपको केला से क्या प्राप्त होगा? केला से तो कार्बोहाइड्रेट। देखिए केला से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, तब को आपको एनर्जी मिलेगी। और अंगूर में भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के काइंड्स हैं, ग्लूकोज हैं, और ग्लूकोज है तो याद रखिएगा ग्लूकोज से आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। तो ये रहा आपका स्रोत। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जब चर्चा की जाएगी तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखेंगे। देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो जब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात की जाएगी तो देख लीजिए आप, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कार्बोहाइड्रेट आपके कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। पहला देखते हैं। पहले जब कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो मोनोसैकेराइड होगा, मोनोसैकेराइड, याद रखिएगा। मोनो क्या होगा? सैकराइड होगा, मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड होगा आपका। ठीक है, मोनोसैकेराइड। दूसरा देखेंगे तो डाइसैकेराइड होगा। क्या होगा आपका? डाइसैकेराइड होगा, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड होगा। क्या होगा बताइएगा? डाइसैकेराइड। तीसरा देखेंगे यहाँ पर आपका पॉलीसैकेराइड होगा। क्या होगा बताइए? पॉलीसैकेराइड होगा, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड। ठीक, अब देखते हैं जब पॉलीसैकेराइड की बात की जाएगी तो यहाँ पर देखेंगे कि पॉलीसैकेराइड के उदाहरण कौन-कौन से हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड के उदाहरण कौन-कौन से, एग्जाम्पल कौन-कौन से? तो यहाँ आपको 4 जो है पॉलीसैकेराइड के उदाहरण मिलेंगे। एक मिलेगा ग्लूकोज, एक आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज। ठीक है, एक मिलेगा ग्लैक्टोज। क्या मिलेगा बताइएगा? ग्लैक्टोज। एक मिलेगा मैनोज, एक मिलेगा मैनोज, मैनोज, और एक मिलेगा आपको फ्रक्टोज। क्या मिलेगा बताइएगा? फ्रक्टोज मिलेगा, फ्रक्टोज। एक आपको मिलेगा फ्रक्टोज। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपका ग्लूकोज है, ये आपको डायरेक्ट अंगूर से प्राप्त हो जाएगा। और भी आपके ग्लूकोज के स्रोत होंगे, आगे चर्चा करेंगे। ग्लैक्टोज जो होगा ये आपको दूध से प्राप्त होगा, दूध से। ठीक है, मैनोज जो होगा आपको स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है। अब फ्रक्टोज जो होता है ये आपके फल में प्राप्त, और कैसे फल? मीठे फल। तो मीठे फलों में आपको फ्रक्टोज मिलता है। ठीक,
तो जब मोनोसैकेराइड की बात करेंगे तो याद रखिएगा मोनोसैकेराइड एक तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे सिंपल शुगर यानी सबसे साधारण ग्लूकोज या शर्करा कौन होती है, तो तब आप कहेंगे मोनोसैकेराइड। और याद रखिएगा मोनोसैकेराइड के जितने भी आपके उदाहरण होंगे, ठीक है, ये जल में घुलनशील होंगे। जल में क्या होंगे? घुलनशील। ठीक। अब डाइसैकेराइड को देखते हैं। डाइसैकेराइड की जब बात कर देंगे तो डाइसैकेराइड के उदाहरण हो जाएंगे सुक्रोज। क्या होंगे बताइएगा? सुक्रोज। दूसरा उदाहरण होगा आपका माल्टोज। 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 और तीसरा उदाहरण होगा आपका लैक्टोज। क्या होगा? लैक्टोज। लैक। ठीक। अब देखिए जब सुक्रोज की बात करेंगे तो डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड का निर्माण मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से होगा। ठीक है? जैसे आप सुक्रोज बना लीजिए। सुक्रोज बनाएँगे तो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बन जाएगा सुक्रोज। याद रखिएगा, मैंने क्या कहा कि यहाँ ग्लूकोज ग्लूकोज और आपने फ्रक्टोज को मिला दिया, तो आपका बन गया क्या? बताइएगा, सुक्रोज बन गया। क्लियर है? माल्टोज तो ग्लूकोज और ग्लूकोज माने एक ग्लूकोज के 2 अणु से अगर मिला मिला दें 2 अणुओं को तो आपको माल्टोज बन जाएगा, ठीक? लैक्टोज की भी जब बात करेंगे तो लैक्टोज मिश्रण होगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का। याद रखिएगा किसका मिश्रण होगा? ग्लैक्टोज का। देखिए ग्लूकोज प्लस पहले वाले को देख लीजिए सुक्रोज, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिलाएंगे सुक्रोज बनेगा, ठीक? माल्टोज देख लीजिए ग्लूकोज ग्लूकोज को मिलाकर बनेगा, यानी ग्लूकोज के 2 अणु होंगे, ठीक? डाइसैकेराइड माने 2 होता है भाई, यहाँ देख लीजिए एक इसके तब 2 हुआ। यहाँ 2 ऑलरेडी ग्लूकोज के 1 2 अणु हो गए। यहाँ आपका ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिला दिए तो लैक्टोज हो गया, ठीक? अब यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फँसाता है। अगर ये कह दे कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा, तो मैंने तो नाम ले लिया कि भाई ग्लैक्टोज भी है, लैक्टोज भी है। तो मुख्यतः आप याद रखिएगा कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन है? लैक्टोज है। लेकिन लैक्टोज अगर ऑप्शन में नहीं है, अगर लैक्टोज ऑप्शन में नहीं है, तब याद रखिएगा दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन? ग्लैक्टोज। क्यों? क्योंकि देखिए लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का क्या है? मिश्रण है। क्लियर? लैक्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का क्या है? मिश्रण है। तो यहाँ ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों होगा दूध में। क्लियर? इसलिए दूध का सबसे अच्छा उदाहरण कौन हो जाता है कि दूध में पाई जाने वाली शुगर या शर्करा कौन होती है? तो लैक्टोज होती है। अब देखिए एक मजे की बात, ठीक? आप देखेंगे जैसे दूध है, तो दूध से 2 कहानी होती है। एक तो दूध से दही बनता है और एक है कि दूध से पनीर बनता है। ठीक है? एक तो दूध से दही और एक आपका दूध से पनीर, ठीक? अब देखते हैं क्या कहानी है, दूध वाले को देखिएगा, ठीक है? अब दूध में जब देखेंगे तो दूध से दही जब बनता है तो जोरन के कारण बनता है और यहाँ जोरन है क्या? तो बैक्टीरिया है और उसी जोरन और बैक्टीरिया का नाम है आपका क्या? अब जोरन मैंने बता दिया तो ये नहीं कि जोरन, मैं याद करवा रहा हूँ कि दूध दही से बनता है तो गाँव में देखे लोग कहते हैं जोरन से बनता है। यानी जोरन का मतलब क्या? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का मतलब क्या? लैक्टोबैसिलस, ठीक है? यानी लैक्टोबैसिलस जो है दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है, ठीक? लेकिन अगर हम बात कर दें कि जब नवजात शिशु, ठीक है, मानव माँ का दूध ग्रहण करता है, तो उसका दूध दही में क्यों बदल जाता है भाई? दही को उल्टी करता है। तो इसकी जब बात करेंगे तो याद रखिएगा रेनिन एंजाइम जिम्मेदार होती है। या किसी कहतरी या जार में अगर दूध से दही में बदल रहा है तब जिम्मेदार कौन है? बैक्टीरिया। लेकिन अगर कोई नवजात शिशु है जो दूध पान कर रहा है, दूध को पी रहा है और वो उल्टी कर दे रहा है, तो उसका दूध तुरंत दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा उसके अमाशय में रेनिन एंजाइम पाई जाती है, जिसके कारण उसका तुरंत दूध जो है दही में बदल जाता है। ठीक? तो 2 कंडीशन, मानव ह्यूमन शरीर में दूध दही में कन्वर्ट कौन कर देता है बच्चों में, नवजात में? रेनिन एंजाइम, ठीक है? और किसी जार में दूध से दही बन रहा है तब? तो याद रखिएगा उसके लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं जिसका नाम है आपका लैक्टोबाइट। ठीक, यहाँ बात क्लियर कर लीजिए, आगे और चर्चा करने वाले हैं।
अब देखेंगे कि आपका पॉलीसेकेराइड के उदाहरण यहां क्लियर हो गया। बताइए, सुक्रोज किसका किसका, ग्लूकोज फ्रक्टोज। माल्टोज किसका किसका, ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के एक अणु ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर माल्टोज का निर्माण होगा। अब देखिए सुक्रोज किस में पाया जाएगा, तो सुक्रोज के लिए भैया उदाहरण है गन्ना, गाजर और चुकंदर। गन्ना, गाजर और चुकंदर, ठीक है। आज कोई सब्जी कोई फल का नाम छोड़ेंगे नहीं, सब बता देंगे, जान लीजिए। अभी यहाँ पर देख लीजिए, जो पीछे आप छोड़ रखे थे सब वो भी बताने वाले हैं। गन्ना, गाजर और आपका चुकंदर, तो सुक्रोज, ठीक है। देखिए सुक्रोज को शुगर से जोड़ लीजिए, शुगर मीन्स चीनी, हो गया। अब देखेंगे तो गन्ना भी, गन्ना में शुगर पाया जाएगा, गाजर में भी शुगर पाया जाएगा और आपका चुकंदर में भी शुगर पाया जाएगा, ठीक है। शुगर यानी शुगर मतलब शर्करा, ठीक है। एक तो शुगर रोग होता है, ये नहीं कि हमने कह दिया भाई शुगर पाया जाता है तो उसको हम नहीं खाएंगे तो शुगर हो जाएगा, ऐसा है नहीं, ठीक। तो गन्ना, गाजर और चुकंदर। माल्टोज देखिए, माल्टोज के लिए बस एक आपका अनाज है जिसमें पाया जाता है माल्टोज, जिसको अब लोगों ने खाना थोड़ा-थोड़ा बंदे कर दिए हैं, सत्तू-वत्तू के रूप में थोड़ा-मोड़ा खा लेते हैं, और माल्टोज है आपका उदाहरण जौ, ठीक। और याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, कहता है कि किसको माल्ट शुगर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है किसको माल्ट शुगर कहते हैं, माल्ट शर्करा, ठीक है, माल्ट शुगर। माल्ट शुगर या माल्ट शर्करा, हिंदी में माल्ट समझ आते हैं, इंग्लिश में माल्ट शुगर, इंग्लिश में जौ शर्करा, ठीक है। तो याद रखिएगा जौ शर्करा या माल्ट शुगर किसको बोला जाता है, तो आपका माल्टोज को बोला जाता है, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार ये, ठीक। अब देखिए इसी को अगर हम हिस्ट्री से जोड़ दें क्वेश्चन, कि मानव पाषाण काल में मानव के द्वारा सबसे पहले उगाया गया अनाज भी कौन था, तो आपका जौ था, ठीक है। जौ पाषाण काल में, और पाषाण काल में कब, तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा मानव ने सबसे पहले कौन-सा अनाज उगाया था, तो जौ उगाया था, और यहाँ जौ पाया जा रहा है किसमें, माल्टोज में, क्लियर। अब लैक्टोज देखेंगे, लैक्टोज आपका दूध में पाया जा रहा है, ठीक। और लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का मिश्रण है। फिर पुनः मैं बता रहा हूँ कि जब कहेगा कि दूध में पाए जाने वाले शर्करा या शुगर, तो लैक्टोज। अगर ऑप्शन में लैक्टोज नहीं है, चूंकि आप बुक से किताबों से ये सब रटे हुए हैं कि लैक्टोज लैक्टोज लैक्टोज, अगर मान लीजिए ऑप्शन में लैक्टोज ना हो कि ग्लाइकोज दे रखा हो या ग्लूकोज ग्लाइकोज दे रखा हो, तो याद रखिए लैक्टोज जो होता है मिश्रण, ये ग्लूकोज और ग्लाइकोज का मिश्रण होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ डाइसेक्राइड, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड की जब बात करेंगे तो पॉलीसेक्राइड के कुछ उदाहरण हैं, जैसे यहाँ देखिए पॉलीसेक्राइड के कौन कौन से भाई उदाहरण हैं, ठीक। पॉलीसेक्राइड के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो इसके 4 उदाहरण हो जाएंगे पॉलीसेक्राइड के, ठीक। पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल याद रखिएगा कितने, 4। अभी यहाँ आपने डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल उदाहरण देखे, ठीक है। अब पॉलीसेक्राइड के कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे, तो एक आपका उदाहरण हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च इसी को कहते हैं मंड, स्टार्च या मंड, ठीक है। इसको स्टार्च या मंड बोल सकते हैं आप। स्टार्च या क्या बोलेंगे बताइएगा, स्टार्च या मंड बोल सकते हैं, ठीक। दूसरा आपका है सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज याद रखिएगा। दूसरा आपका क्या है भाई बताइए, तो सेल्यूलोज है, ठीक है। तीसरा काइटिन है, काइटिन। तीसरा आपके कार्बोहाइड्रेट क्या है, काइटिन है। और उसके बाद चौथा आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन है। मैंने शुरू में ही चर्चा किया था कि आपको ये सब नाम मिलने वाले हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन, ठीक। देखिए स्टार्च की बात करेंगे तो स्टार्च आपको प्लांट में मिलेगा, ये जंतुओं से नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्यूलोज की बात करेंगे तो सेल्यूलोज भी आपका प्लांट से ही मिलेगा, ठीक। फिर आपका काइटिन की बात करेंगे तो काइटिन आपको मिलेंगे जंतुओं से, ठीक। और ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन को अभी मैंने पीछे बताया ही था आपका कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट ग्लूकोज में, ग्लूकोज कन्वर्ट ग्लाइकोजन में, ठीक। अब आइए इसको एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। अब एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, एक मजेदार ट्रिक आपके सामने आने वाली है और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कौन सी ट्रिक है भाई।
पहले के लिए ट्रिक देखेंगे। मोना को देखकर गूगल मन फड़कता है। मोना को देखकर गूगल मन फड़कता है। याद रखिएगा, मोना को देखकर गूगल मन फड़कता है। गूगल मन, आज को मजेदार ट्रिक मिलने वाली है आपको। मोना को देखकर गूगल मन फड़कता है। गूगल मन फड़कता है। फड़कता है चाहे फड़फड़ाता है, जो लिख लीजिए। इसी ट्रिक में आपके मोनोसेक्राइड सभी के सभी आ जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, याद से ट्रिक होती है, ट्रिक से याद नहीं होता। आपको अगर याद है तो नहीं भूलने के लिए ट्रिक होती है। अब ट्रिक से ही सोचेंगे कि याद करें, तो यहाँ तुरंत ग से कुछ और नाम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, मोना का मतलब मोनोसेक्राइड, अब गूगल मन फड़कता है, तो देखिए गू ग्लूकोज, गल, ध्यान से देखते चलिएगा, गू ग्लूकोज, गल ग्लाइक्टोज, गू ग्लूकोज, मन मैनोज, फड़कता फड़फड़ाता फ्रक्टोज। ठीक, तो ग्लूकोज, ग्लाइक्टोज, मैनोज और आपका फ्रक्टोज, तो गूगल मन फड़कता भी याद रख लेंगे तब वो हो जाएगा। थोड़ा सेंटेंस जोड़ देंगे तो और अच्छा होगा कि मोना को देखकर गूगल मन फड़कता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिए ट्रिक, यहाँ ट्रिक है सुमाला दीदी। मैंने शुरू में ही कहा कि ट्रिक आप मजेदार आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सुमाला दीदी, सुमाला दीदी, ध्यान से देखिए, सुमाला दीदी, सुमाला दीदी, देखिए इसको, सुमाला दीदी। ठीक है, दीदी का मतलब डाइसेक्राइड जोड़ लीजिए, डीडी दीदी, दीदी डीडी। ठीक है, तो डाइसेक्राइड हो गया। अब देखिए, स से सुक्रोज, सूप से सुक्रोज हो जाएगा, मा से माल्टोज हो जाएगा, ला से लैक्टोज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डाइसेक्राइड आसान से ऐसे याद रहेगी। पूछता है कि कौन डाइसेक्राइड का उदाहरण है, तो सुमाला दीदी, सुक्रोज माल्टोज आपका लैक्टोज। ठीक, अब पॉलीसेक्राइड देखते हैं। एक देखिए, शेड्यूल कास्ट होती है अनुसूचित जाति, तो शेड्यूल कास्ट का स्क्वायर, ठीक, और मल्टीप्लाई सामान्य वर्ग यानी जनरल। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, एससी कास्ट यानी शेड्यूल कास्ट का स्क्वायर मल्टीप्लाई जनरल, इसमें आपके चारों नाम मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे आएंगे। एक है यस, तो यस से आपको नाम मिल जाएगा स्टार्च। ठीक है, एक है सी, दो ठो सी है, तो एक सी से सेल्यूलोज और एक सी से काइटिन। ठीक है, क्योंकि के से काइटिन होगा लेकिन रिलेट कर लेंगे सी क। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क कर लीजिए, तो आपका जो है सी से सेल्यूलोज, ठीक, और सी से ही काइटिन, और जी बचेगा आपका, तो जी से हो जाएगा ग्लाइकोजन। ठीक, तो आपको अगर याद है तो आराम से इस पर कर लेंगे। शेड्यूल कास्ट का स्क्वायर मल्टीप्लाई सामान्य वर्ग, यानी यस का मतलब स्टार्च, सी का मतलब सेल्यूलोज, एक सी का मतलब काइटिन और एक जी का मतलब आपका ग्लाइकोजन यानी जनरल वर्ग। ठीक, तो ये आपको ट्रिक है। तो इसके लिए क्या आप याद रखेंगे, गूगल मन फड़कता है। इसके लिए आप याद क्या रखेंगे, सुमाला दीदी। इसके लिए आप क्या याद रखेंगे, तो इसके लिए आप याद रखेंगे, आप जो है ये वाला ट्रिक, एस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी। ठीक है, अब आइए एक एक करके देखते हैं इसमें से कुछ महत्वपूर्ण आपके कार्बोहाइड्रेट के काइंड्स। जैसे ध्यान देखिए, सबसे पहले हम ग्लूकोज की चर्चा कर लें। इसकी चर्चा करें, ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की जब बात की जाएगी तो कहेंगे, ग्लूकोज की जब बात की जाएगी तो कहेंगे कि यह मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है, या ये मोनोसैकेराइड का उदाहरण है, यह मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। कुछ किसका उदाहरण बताइएगा, मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। दूसरा पॉइंट, ग्लूकोज से यानी इससे तुरंत ऊर्जा मिलती है, त्वरित ऊर्जा के लिए जिम्मेदार होता है, इससे तुरंत ऊर्जा मिलती है या त्वरित ऊर्जा मिलती है। एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे त्वरित ऊर्जा मिलती है, त्वरित माने तुरंत, शीघ्र।
त्वरित ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती, ठीक है? त्वरित ऊर्जा प्राप्त होती से आपको त्वरित ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज से 1 ग्राम ग्लूकोज से आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी, ठीक है? तो 1 ग्राम ग्लूकोज से आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, ठीक है? KCl किलो कैलोरी याद रखिएगा। अगर 1 ग्राम आप ग्लूकोज ले रहे हैं, तो 1 ग्राम ग्लूकोज से आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी बताइएगा? तो आपको ऊर्जा मिल जाएगी, देख लीजिए यहाँ पे, कितनी मिल जाएगी बताइए? तो 1 ग्राम ग्लूकोज से आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, ठीक? अगला पॉइंट, मानव शरीर में मानव शरीर में ग्लूकोज मानव शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है बताइएगा? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, ठीक है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, ठीक है? याद रखिएगा। ग्लूकोज किसके रूप में स्टोर रहेगा? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट। अब ये होगा कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नहीं समझ में आया तो ये समझ लीजिए कि ग्लूकोज मानव शरीर में कहाँ टूटता है, ठीक है? इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, हिंदी में ऑक्सीकरण और साधारणतः भाषा में देखेंगे तो कहेंगे कि ग्लूकोज कहाँ टूटता है, ठीक? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण याद रखिएगा, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब एक नया शब्द आ गया कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिकांग है, ठीक है? कोशिकांग क्या मतलब? यानी कोशिका का अंग है, ठीक है? जैसे आपको कोशिकांग दिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक? लवक वगैरह ये सब आपको कोशिकांग दिखेंगे। तो ऑक्सीकरण ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मानव शरीर में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन, ठीक? अब यहाँ पर देखिए, एक और बात देख लीजिएगा। जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बदलता है, देख लीजिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ग्लूकोज कन्वर्ट बाय ग्लाइकोजन, ग्लूकोज कन्वर्ट बाय ग्लाइकोजन, ठीक है? जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो, यानी ग्लूकोज परिवर्तित हो किसमें? ग्लाइकोजन। ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तन होगा, ठीक है? यानी आपने डायरेक्ट ग्लूकोज लिया तब की बात, अगर डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया तब की भी बात, ठीक है? तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को बदलने वाला एक हार्मोन है, जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। याद रखिएगा, कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन, ठीक? अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछा है? कहता है कि मधुमेह रोगी को, जो व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित है, उसको कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो केवल इंसुलिन बोलेंगे, ठीक? लेकिन मैंने कहा कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तन हो रहा है, ठीक? ग्लाइकोजन में, याद रखिएगा, ग्लाइकोजन में, तब इंसुलिन हार्मोन, ठीक? यानी डायबिटीज है क्या? यहीं से समझ लीजिए। अगर आपने कोई भोज्य पदार्थ लिया कार्बोहाइड्रेट टाइप या ग्लूकोज टाइप और वह ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, नहीं परिवर्तित हो रहा है, तो याद रखिए कि आप डायबिटीज से, मधुमेह से ग्रसित हैं, ठीक है? तो अब सवाल ये उठा अगला कि भाई ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन में बदलता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन में बदलेगा तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और ये भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मधुमेह रोगी को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलेगा तो ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको क्या बोलते हैं? जेनेसिस बोलते हैं, ठीक? तो ये रहा। जब देखिए, मानव शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, यानी आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलेगा कब?
जब आप जो है इंसुलिन हार्मोन का प्रयोग करेंगे तब, ठीक? ये आप इंसुलिन से लगे इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे अगर नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो, ठीक? और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? तो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। क्लियर? एक बात और देख लीजिए, कभी-कभी क्या करता है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में। तो जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में करेगा, तो इसके लिए हार्मोन बदल जाएगा ना? याद रखिएगा। यहाँ तो मैंने क्या बताया था आपको बताइए? यहाँ मैंने बताया था कि भई जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलेगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलेगा तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक? अब बदलने वाला हार्मोन आपका कौन है? इंसुलिन है। लेकिन कभी-कभी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में भी बदलता है, ठीक? तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में जब बदलेगा तो याद रखिएगा उसके लिए जो है ग्लूकोगान हार्मोन। कौन-सा हार्मोन है? ग्लूकोगान, ठीक? तो ग्लूकोज आपको समझ में आ गया? आगे देखते हैं। तो कौन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है बताइए जल्दी? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कौन हार्मोन बदलेगा? तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने वाला हार्मोन इंसुलिन हार्मोन। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ठीक है? कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी? 38 एटीपी का निर्माण होता है। पूछता है क्वेश्चन ये, निर्माण होता है। निर्माण होता है, होता है। लेकिन यहाँ एक शर्त है। जैसे देखिए, ग्लूकोज का अगर आंशिक ऑक्सीकरण कह दें कि थोड़ा-सा ऑक्सीडेशन, ठीक? फिर कहे कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, पूरी तरह ग्लूकोज टूटता है, ठीक? तो जब पहली बार ग्लूकोज टूटता है तो 36 एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन ग्लूकोज का जब आंशिक ऑक्सीकरण होता है, तो यहाँ 2 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का? 2 एटीपी। और ये 36 और 2 एटीपी मिलके कितने एटीपी का निर्माण कर देती हैं? तो 38 एटीपी बना देती हैं, ठीक है? इसीलिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की बात करेगा कि कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो 38 एटीपी, ठीक? लेकिन आंशिक ऑक्सीकरण के दौरान कितना होता है ग्लूकोज के? तो 2 एटीपी, ठीक? पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान 36 एटीपी। तो पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, याद रखिएगा। कहाँ पे होगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका, कोशिकांग। लेकिन आंशिक ऑक्सीकरण कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, जिसको कोशिका द्रव्य कहेंगे, ठीक? तो पूर्ण ऑक्सीकरण आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक? और आंशिक ऑक्सीकरण आपका साइटोप्लाज्म में, ठीक? जिसको आप क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ये रहा आपका ग्लूकोज। फिर आगे देखते हैं। ग्लूकोज के बाद अगला आप देखेंगे, ठीक है? ग्लूकोज के बाद अगला देख लीजिए। अगला है आपका इसी में फ्रक्टोज, 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 ठीक है? ये दूसरा है मोनोसेक्राइड का, अभी मोनोसेक्राइड का बता रहे हैं। जब ग्लूकोज की बात करेंगे तो फ्रक्टोज की बात करेंगे तो कहेंगे कि यह मोनोसेक्राइड का उदाहरण है। अभी मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको पीछे बताया। मोनोसैकराइड का उदाहरण है, सैकराइड का उदाहरण है, मोनोसैकराइड का उदाहरण है। फिर उसके बाद यह सबसे मीठी शर्करा है। सबसे मीठी शर्करा अगर पूछेगा कि सबसे मीठी शर्करा, फ्रक्टोज मीठी शर्करा है, शर्करा। फ्रक्टोज हमें किससे प्राप्त होगी?
शहद से प्राप्त होगी, मीठे फलों से प्राप्त होगी। याद रखिएगा मीठे फलों से। तो हमें फ्रक्टोज मिलेगा किसमें? तो शहद में मिलेगा, मीठे फलों में मिलेगा, ठीक? और क्वेश्चन पूछता है कि फल में पाई जाने वाली शर्करा या शुगर कौन है? याद रखिएगा। तो फल में पाई जाने वाली शर्करा या शुगर या शहद में, फल में पाई जाने वाली शर्करा या शुगर आपका कौन है? फ्रक्टोज है। कैसे याद रखेंगे देखिए, फल को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फ्रूट्स, और फ से फ्रूट्स तो फ से फ्रक्टोज, याद रहेगा? तो फल में पाई जाने वाली शर्करा आपकी कौन? तो याद रखिएगा फ्रक्टोज, ठीक है? तो ये आपके मोनोसैकेराइड से उदाहरण थे, एक आपका ग्लूकोज, दूसरा आपका फ्रक्टोज, ठीक है? आगे देखते हैं। अब आगे देखा जाएगा इसमें, तो आपको आगे मिलेगा सुक्रोज, तीसरा है आपका सुक्रोज, सुक्रोज क्या मिलेगा? ठीक। अब यहाँ पर देखिए सुक्रोज से संबंधित बातें देखेंगे, तो कहेंगे कि यह ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है बताइएगा? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, से मिलकर मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा, ये ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। और इसको देखना है तो ऐसे देख लीजिए, सुक्रोज बराबर सुक्रोज बराबर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस क्या हो जाएगा बताइएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है? ग्लूकोज प्लस क्या होगा बताइएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है? तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, क्लियर हो गया? आगे देखिए, अगली पॉइंट इसमें देखेंगे, अगली पॉइंट देखेंगे तो कहेंगे कि सुक्रोज कहाँ से प्राप्त होती है? तो कहेंगे कि यह गन्ना, गाजर, चुकंदर चुकंदर से प्राप्त होती है। तो गन्ना, गाजर, चुकंदर में कौन आपका? तो याद रखिएगा कौन है? सुक्रोज है, ठीक? अगला देखते हैं लैक्टोज, अगला कौन सा बताइएगा? लैक्टोज है, लैक्टोज, लैक्टोज। एक और पॉइंट इसमें देख लीजिएगा, ये जो सुक्रोज है किसका उदाहरण याद रखिएगा? यह डाइसैकेराइड उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पीछे पढ़ाए हैं, यह डाइसैकेराइड का उदाहरण है, यह डाइसैकेराइड है, ठीक? लैक्टोज भी देखेंगे, पहला पॉइंट इसमें बनेगा, लैक्टोज में पहला बनेगा, यह डाइसैकेराइड का उदाहरण है, यानी मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनेगा। सैक सैकराइड का उदाहरण है, सैकराइड का उदाहरण है, उदाहरण है। अब ये किससे मिलकर बनेगा? लैक्टोज। तो कहेंगे कि यह ग्लूकोज, यह ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। बताइएगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मोनोसैकेराइड है कि नहीं है? है ना? तो यह ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, ठीक है? बना होता बना होता है। तो यह ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। अब कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लिख लेंगे कि लैक्टोज बराबर, यहीं लिख देते हैं, लैक्टोज बराबर लैक्टोज, लैक्टोज बराबर ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ठीक है? तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होगा लैक्टोज, ठीक? तो ये आपके दोनों के दोनों कैसे हो गए? डाइसैकेराइड, ठीक?
अब अगला पॉइंट है कि यह शर्करा कहाँ पाई जाती है? तो यह शर्करा दूध में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, याद रखिए, दूध में पाई जाती है, ठीक है, दूध में पाई, ठीक, क्लियर हो गया? तो यह दूध में पाई जाती है। अब देखेंगे अगला एक आपको मिलेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा उदाहरण है आपका स्टार्च। स्टार्च या इसको मंड भी बोलते हैं, मंड, ठीक है, स्टार्च या मंड। देखिएगा, इसकी जब बात करेंगे तो कहेंगे कि यह पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। बोलिएगा कैसा उदाहरण, बताइएगा जल्दी से, फटाक से। यह पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, यह पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, उदाहरण है, हो गया। अगला, यह पौधों से प्राप्त होता है, यानी प्लांट सेल में पाया जाता है, याद रखिएगा, प्लांट सेल, पादप कोशिका, पौधों से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट, यह आलू, चावल इत्यादि में पाया जाता है, ठीक है, आलू, चावल में पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता, पाया जाता, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आलू किसके द्वारा लाया गया था भारत में? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, ठीक। आलू की अजीब गरीब कहानी, ऐसी सब्जी जो किसी भी सब्जी के साथ फिट हो जाए। अगर मान लीजिए अपने आप में इसके साथ कोई सब्जी फिट नहीं है, तो आलू अगर अकेले है तो अपने आप में चोखा है, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशन बनी थी। आगे आइए, स्टार्च का पाचन कौन करता है, ठीक है, इसको पचाता कौन है? तो स्टार्च का पाचन जो है लार में पाई जाने वाली डाई स्टेज एंजाइम करती है, याद रखिएगा, डाई स्टेज एंजाइम, एंजाइम, ठीक है। कैसे इसको याद रख लीजिए, मान लीजिए कोई आपके विद्यालय में एनुअल फंक्शन है और उस पे 2 लोग एंकरिंग कर रहे हैं, तो आप पढ़े होंगे 2 के लिए डाई शब्द होता है, तो डाई स्टेज, क्लियर हो गया, डाई और स्टेज, तो ये आपका कौन सा हो गया, स्टार्च या मंड हो गया, ठीक। चलिए याद रख लीजिए, यह पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, यह पौधों से प्राप्त होता है अलग, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें स्टार्च के बाद, आगे स्टार्च के बाद आपको मिलेगा सेल्यूलोज। क्या मिलेगा बताइएगा? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यू सेल्यू सेल्यूलोज, देखिए सेल्यूलोज को, यह पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, याद रखिएगा, पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, यह पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, क्लियर। यह पौधों से प्राप्त होगा, याद रखिएगा, ये भी पौधों से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होगा, प्राप्त होता है। और यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है देखिए ध्यान से, कहता है कि पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति, ठीक है, इंग्लिश में कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेल वॉल, ठीक है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बताइएगा? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, बनी, ठीक। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कह लेंगे सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक। अगला पॉइंट,
सेल्यूलोज का पाचन सेल्यूलोज का पाचन सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर सकता। याद रखिएगा, सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर पाएगा, मनुष्य नहीं कर सकता, कुछ पादप को छोड़ के कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी मनुष्य का जो है ब्याया की भुजिया बनाकर दे दीजिए, ठीक है, पाचन कर पाएगा। बरसीम का जो है भुजिया बनाकर दे दीजिए, साग बनाकर दे दीजिए, नहीं पाचन। लेकिन आपका चना, बथुआ, मटर, ठीक है, पालक, ये सब अगर वगैरह होगा तो कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे हैं जिसका पाचन कर लेता है मनुष्य। लेकिन आपका अगर मान लीजिए किसी को बसवार की पत्ती का जो है आप भुजिया बनाकर दे दीजिए, पाचन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मनुष्य पाचन नहीं करता है तो करता कौन है? आगे देखिए। सेल्यूलोज का पूर्ण पाचन यानी बढ़िया तरह से पाचन, सेल्यूलोज का पूर्ण पाचन, सेल्यूलोज का पूर्ण पाचन, ठीक है, सेल्यूलोज का पूर्ण पाचन खरगोश और गिलहरी करती है। और याद रखिएगा खरगोश और गिलहरी में भी कौन? खरगोश और गिलहरी करती है, ठीक है, खरगोश और गिलहरी, गिलहरी करती है, ठीक, गिलहरी करती है, ठीक, गिलहरी करती है। और खरगोश और गिलहरी में भी कौन अच्छा कर लेता है? तो याद रखिएगा खरगोश। अब देखिए दोनों के खाने का तरीका देखते हैं ऐसे खाते हैं, सब निकालते हैं, खाते हैं, निकालते हैं, ठीक, क्लियर है? तो दोनों में पाचन अच्छा कौन कर लेता है? तो खरगोश कर लेता है, ठीक है, याद रखिएगा रैबिट कर लेता है, गिलहरी कर लेती है, ठीक, दोनों कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी अच्छा पाचन कौन करता है? खरगोश। ये भी आपको एक बार पूछा हुआ किस्सा, ठीक। तो सेल्यूलोज हो गया। सेल्यूलोज के बाद आगे आप देखेंगे, ठीक है, काइटिन, काइटिन आप देख लेंगे, काई क्रम से इधर देख लेंगे, थोड़ा सा समझ आते हैं। 5 6 नंबर था, है, और आगे आपको मिलेगा यहाँ पे 7 नंबर, ठीक है। चलिए 7 नंबर, तो काइटिन क्या हो जाएगा बताइएगा? काइटिन। अब देखिए काइटिन क्या होता है, तो इसमें भी देखेंगे तो कहेंगे कि अब पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। और याद रखिएगा पॉलीसैकेराइड जितनी भी होती हैं जल में अघुलनशील होती है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, ठीक, किसका उदाहरण है? पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, ठीक। अब काइटिन पाई कहाँ जाती है, ठीक है, जैसे आप देखिए नाखून देख रहे हैं, बाल देख रहे हैं, नाखून और बाल देख रहे हैं, इसमें काइटिन पाई जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब काइटिन में देखेंगे तो ये आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु, ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ। एक यूनियन बनाया गया था, एक संघ बनाया गया था जंतुओं का 1845 ईस्वी में। और इस संघ को बनाने वाले थे वान सियोल्ड नामक वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक, याद रखिएगा वान सियोल्ड, ठीक है, वान सियोल्ड नामक वैज्ञानिक ने 1845 ईस्वी में एक आर्थ्रोपोडा संघ बनाया, जिसके अंतर्गत कुछ जंतुओं को रखा गया, जैसे मक्खी आपके आर्थ्रोपोडा संघ में आएगी, ठीक है, फिर काकरोच आपके आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आएंगे, मधुमक्खी आपके आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, ठीक है, तो मक्खी, काकरोच, मधुमक्खी जो आपको परेशान करते हो, ठीक, जैसे मच्छर, ये भी आर्थ्रोपोडा संघ में, ठीक, क्लियर है। फिर झींगा मछली, ये भी आर्थ्रोपोडा संघ में आएंगी, झींगा मछली, एक गरैया मछली होता है, उन्हें एक नहीं गरैया मछली का नाम, तो झींगा मछली, तो मक्खी, कॉकरोच, मधुमक्खी, मच्छर, झींगा मछली, ठीक, ये आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी हैं।
ध्यान से सुनिए जो आगे बात बताने जा रहे हैं। इनके जो वाय कंकाल होते हैं, ठीक है, वाय कंकाल का मतलब कि देखेंगे जैसे पंख निकले हैं, बाल निकले हैं, जैसे हमारे अंदर वाय कंकाल क्या है? ये नाखून और बाल किसके उदाहरण हैं? वाय कंकाल के। और ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर कंकाल हैं तो आंतरिक कंकाल। तो इनके बाह्यतः शरीर पर जो भी पाए जाएँगे वो बने होते हैं काइटिन का, और इसी में एक बार आपका पूछ चुका है कॉकरोच वाला। क्लियर? एक बार पूछ चुका है झींगा मछली वाला। इनके जो वाय कंकाल होते हैं किसके बने होते हैं? तो काइटिन के, और काइटिन है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट है। यानी आप झींगा मछली खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो आपको एनर्जी मिलेगी। क्लियर? और लास्ट है आपका बिल्कुल, बिल्कुल आपका लास्ट में है, ठीक? और मज़े की कहानी है, ठीक? ज़बरदस्त। अंतिम आपका क्या है? तो ग्लाइकोजन है। क्या है बताइएगा? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजन, ठीक है? ग्लाइकोजन। देखिए, ग्लाइकोजन की जब मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? यह पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। यह पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, ठीक है? यह जल में अघुलनशील है। जल में अघुलनशील है। जल में अघुलनशील है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज कन्वर्ट होगा आपका, संचित होगा किसमें? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन, ठीक? ग्लाई अब देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट किसमें होगा? ग्लूकोज में, ग्लूकोज होगा ग्लाइकोजन में, ठीक? अब यहाँ पर देख लीजिए, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, बनना, यानी ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें बताइएगा? ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में ना, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है? यहाँ पर देखिए, अगर ग्लूकोज कन्वर्ट होगा और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, अभी पीछे मैंने चर्चा भी किया था, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस, जेनेसिस। लेकिन ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, याद रखिएगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। बस नियो शब्द बीच में जोड़ देंगे। देखिए, ग्लाइकोजेन, ठीक? ग्लाइकोजेन, यहाँ पर क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस, और यहाँ पर ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, ठीक है? यानी नियो केवल जोड़ना है इसमें। देखिए, ग्लाइको प्लस नियो प्लस जेनेसिस, और यहाँ पर क्या है? ग्लाइको प्लस जेनेसिस। देख रहे हैं? बोलिए। यहाँ पर आपका क्या है? ग्लाइको प्लस जेनेसिस, और यहाँ है ग्लाइको प्लस नियो प्लस जेनेसिस, तो ग्लाइको नियो जेनेसिस। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कौन बदल रहा था हार्मोन बताइए? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन बदल रहा था ना, इसलिए मधुमेह रोगी को कौन सा इंजेक्शन? इंसुलिन का। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बदल रहा था तो इसको कौन बदल रहा था? ग्लूकोगान हार्मोन, ग्लूकोगान, ठीक? और सब ये कहानी आपके पैनक्रियाज की है, अग्नाशय की है, ठीक? अग्नाशय में ये सब प्रक्रिया हो गया आपका, ठीक? अग्नाशय ग्रंथि में, पैनक्रियाज में, ठीक? तो ये आपके रहे कुछ जो है आपके कार्बोहाइड्रेट के काइंड्स।
तो पॉलीसैकेराइड, आइए इसको एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को एक संबंध दो संबंध अनुपात में, एक संबंध अनुपात में मिलाकर कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलोस्टिन करती है, जबकि मुगवा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्च और टाइलिन कर लेती है, लार में पाई जाने वाली। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में रोटी, चावल, आलू, बाजरा, केला, आम है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के काइंड्स हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में आपका ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज है। डाइसेक्राइड के अंतर्गत देखेंगे तो सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। ठीक, उसको याद करना आपको, गूगल मन फड़कता है इससे। कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे, सुमाला दीदी, दीदी से डाइसेक्राइड हो जाएगा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आ जाएगा। पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत Fc2GH, एक एस से स्टार्च, सी से काइट सेल्यूलोज, एक सी से काइटिन और जी से ग्लाइकोजन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ग्लूकोज को, तो मोनोसेक्राइड है। अगर धावक है, उसको त्वरित ऊर्जा की जरूरत है तो ग्लूकोज देंगे। 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी एनर्जी मिलती है, तो 4.2 किलो कैलोरी। मानव शरीर में ग्लूकोज किसके रूप में संचित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। इसीलिए ग्लाइकोजन को जंतुओं का संचित भोजन कहते हैं। ठीक, उसके बाद ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, तो 2 तरह से ऑक्सीकरण होता है। आपका पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जहाँ 36 एटीपी का निर्माण होगा। आंशिक ऑक्सीकरण आपका जो है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में होगा, जहाँ 2 एटीपी का निर्माण होगा। यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, यानी ऑक्सीडेशन से या टूटने से आपके कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो 38 एटीपी। ठीक है, फिर यहाँ देख लेंगे सुक्रोज, तो यह ग्लूकोज फ्रक्टोज को मिलकर बनाता है। ठीक, यह गन्ना, गाजर, चुकंदर से प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। और एक ऐसी सेक्राइड है तो डाइसेक्राइड है। यहाँ पर देखेंगे लैक्टोज, लैक्टोज डाइसेक्राइड का उदाहरण है। और लैक्टोज आपका बनेगा कैसे, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, यानी एक मोनोसेक्राइड ये, एक मोनोसेक्राइड ये, मिलाकर लैक्टोज बनाएंगे। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, बार बार एग्जाम में पूछता है, शुगर होती है। स्टार्च या मंड या पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है, यह पौधे से प्राप्त होती है, यह आलू चावल में पाई जाती है। इसका पाचन एक एंजाइम करेगी जो लार में पाई जाएगी, जिसका नाम है डाई स्टेज। एक और आपको मजे की बात बता दें, जो कैप्सूल होता है दवाओं में, उसके जो आवरण बने होते हैं वो स्टार्च के बने होते हैं, इसलिए माउथ में डालने के बाद तुरंत गल जाते हैं। ठीक, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन कि जो ड्रग्स होते हैं, जो दवाएं होते हैं, उनके आवरण किसके बने होते हैं, कैप्सूल के, तो आपके स्टार्च के। सेल्यूलोज या पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है, यह पौधों से प्राप्त होता है। और यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि प्लांट सेल की सेल वाली यानी पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा, तो याद रखिएगा सेल्यूलोज होगा। सेल्यूलोज का मनुष्य पाचन नहीं कर सकता, जबकि सेल्यूलोज का पाचन कौन करेगा, तो खरगोश और गिलहरी करती है अच्छे तरह से। काइटिन देख लेंगे, ये पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, वान सियोल नामक वैज्ञानिक ने एक संघ बनाया था जिस 1845 ईस्वी में, जिसमें मक्खी, काकरोच, मधुमक्खी, मच्छर, झींगा मछली को रखा गया। और इनके जो वाय कंकाल होते हैं वो किसके बने होते हैं, काइटिन के बने। ठीक है, ओके, थैंक्स। चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ये आपका कार्बोहाइड्रेट वाला क्लास समाप्त हो गया। अगली क्लास आपकी 14 की होगी।